तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में किया था इशू ऑफ शेयर्स। जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर हमने 4 फीचर से रिलेटेड बेसिक एंट्रीज देखी थी। जूम पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है। ओके, सो 4 फीचर की एंट्रीज जो हमने देखी थी उनको आपको एक बार रिवाइज करवाकर फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 4 फीचर का मतलब ये होता है कि शेयर कैंसिल हो रहा है, इसीलिए एंट्री के अंदर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट से। फिर टू, जो कि पे नहीं की है, कॉल्स इन अरियर, या फिर टू अलॉटमेंट वगैरह अगर पे नहीं हुई है तो वो। उसके बाद में बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास अमाउंट आती है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये कौन सी होगी? जो फॉरफिट हो चुका है पैसा, आपको हमेशा इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। ये तो थी 4 फीचर की एंट्री। अब जब कंपनी 4 फीचर कर लेती है शेयर्स का, तो उसके बाद उन शेयर्स का क्या करती होगी? कंपनी उन शेयर्स को री इशू कर देती है। री इशू करने के कंपनी के पास 3 ऑप्शन हैं। वो चाहे तो उस शेयर को एट पार री इशू कर दे। एट पार यानी व्हेन इशू प्राइस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। चाहे एट प्रीमियम पे इशू कर दे, यानी कि इशू प्राइस ज्यादा रखे फेस वैल्यू से, और यहां उसके पास डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे डिस्काउंट लिखवाकर क्रॉस लगवाया था, क्योंकि कंपनीज एक्ट कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ नहीं करता है, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे करना अलाउड है। इसीलिए यहां आ जाएगा एट डिस्काउंट व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। री इशू की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? देखो, री इशू में भी कंपनी के पास शेयर कैपिटल आ रही है, तो अगर तो केस है एट पार वाला, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर एट प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां हम अलग अलग एंट्रीज नहीं कर रहे, अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये वाली कोई एंट्रीज नहीं होगी, डायरेक्ट आपको ऐसे एंट्री करनी है। और डिस्काउंट पे होता है तब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक और अकाउंट डेबिट होगा, वो हो सकता है डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन आपको यहां पे उस अकाउंट का नाम डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको यहां पे लिखना है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यानी क्या है मैटर? जब हमने ये ऊपर जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट खोला है, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अगर वो फॉरफिटेड शेयर आगे री इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, तो कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? जितना कि इस अकाउंट में डला हुआ है पहले फॉरफीचर के टाइम। यानी कि आपकी ये वाली वैल्यू कभी इस वाली वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कंपनी को री इशू करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर रही है, तो डिस्काउंट उससे ज्यादा ना हो जितना पैसा कंपनी ने पहले फोरफिट करके रखा है। आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन ये थ्योरी पर्पस से रेलेवेंस रखता है। तो तीनों की केस में री इशू की जर्नल एंट्रीज लिख लो, उसके बाद करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 19 आपके मॉड्यूल का। एंट्रीज डन।
तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। अपना मॉड्यूल निकाल लो और कैलकुलेटर निकाल लो। क्या दिया है इसके फर्स्ट पॉइंट में? आपको इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पीके लिमिटेड forfeited 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने हैं शेयर्स? 10,000 शेयर्स। और फॉरफीचर क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने क्या क्या पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल पे नहीं की ₹2 की, फाइनल कॉल पे नहीं की ₹3 की। यानी क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल लिखा है यानी कंपनी सारा पैसा कॉल कर चुकी है। और द शेयर वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, ये वाली लाइन बाद में, पहले फॉरफीचर तक का करो। इतने शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं, 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, जिनके ऊपर कॉल्ड अप कितना है? पूरे के पूरे ₹10 कॉल कर दिए गए। और इसके अंदर कंपनी जो शेयर होल्डर है पीके लिमिटेड ने, जिसके 10,000 इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया है, उसने पे कितने कर दिए अभी तक? उसने एप्लीकेशन मनी पे की होगी, अलॉटमेंट पे की होगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की, जो कि ₹5 की थी। यानी उसने पे अभी तक ₹5 नहीं किए, तो ये आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। इसकी जर्नल एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 1 लाख। देन प्रीमियम वाला कोई चक्कर नहीं है, तो टू जो पे नहीं की, दो ऑप्शन है, या तो आप सिंगल सिंगल एंट्री करो, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, या सीधा लिख दो कॉल्स इन अरियर। ₹5 की कॉल्स इन अरियर है 10,000 शेयर्स के ऊपर 50,000। और बैलेंसिंग फिगर से आ गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट 50,000। ये तो हो गई फोर फीचर की एंट्री कंप्लीट। अब इसमें री इशू भी दिया है। री इशू में देखो क्या किया है, कंपनी ने उन्हीं शेयर को री इशू कर दिया और डिस्काउंट पे, कितना डिस्काउंट? एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹3.5 पर शेयर। ₹10 के शेयर को ₹3.5 के डिस्काउंट पे इशू किया है, तो यानी कितने रुपए में इशू किया होगा, उसे री इशू किया होगा? ₹6.5 में। तो ये देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी। री इशू की मैंने अभी आपको एंट्रीज लिखवाई है, उसके अंदर डिस्काउंट पे जब री इशू होता है तो जो डिस्काउंट वाली अमाउंट होगी कितनी होगी? ₹3.5 का डिस्काउंट है, 10,000 शेयर्स पे है, तो ये 35,000 आ गया आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसे आए ₹6.5 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, ये एंट्री हो गई। अब क्या करती है कंपनी, जब कंपनी शेयर्स को री इशू कर देती है तो उसके बाद में वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा होता है लास्ट में, उसको वो कैपिटल प्रॉफिट मानते हुए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ कैसे होगा, पहले उसने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितने रुपए डाले हैं? 50,000, फिर उसमें से डिस्काउंट 35,000 में डेबिट हो गया, तो अब जो बाकी का बचा 15,000 वो कर दिया गया ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में। और ये कब होगा? जब फॉरफिट किए हुए सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाएगा। अब दूसरे केस में क्या है क्वेश्चन, केपी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच, क्योंकि यहां पे आ गया आपका प्रीमियम एलिमेंट, ₹5 का प्रीमियम है। और प्रीमियम किसके ऊपर है? देखो ऐसा कुछ दिया है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी कि फॉरफीचर हुआ है जिसकी किसकी वजह से? केवल फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई थी, इसका मतलब प्रीमियम की पेमेंट हो गई, तो प्रीमियम वाला कोई झंझट नहीं है, एंट्री में कहीं पर भी प्रीमियम नहीं आएगा।
तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, ये प्रीमियम को हटा कर लेनी है कॉल्ड अप वैल्यू, तो 10 इंटू 20,000, ये आ गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 इंटू 20,000। और कौन कौन सी चीजें नहीं पे की, केवल एक कॉल पे नहीं की जो कि कितने रुपीज की है, 3 रुपीज की, यानी कि 3 इंटू 20,000 कॉल्स इन अरियर में आ गया 2, और ये बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ गया 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब आपको ये देखना है कि इन शेयर्स को रीइश्यू किया है या नहीं। तो क्या किया है इसके अंदर, आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी कि सारे शेयर्स जो 20,000 फॉरफिट हुए थे उसमें से केवल आधे ही रीइश्यू किए जा रहे हैं, और डिस्काउंट कितने रुपीस का दिया जा रहा है, 4 रुपीज का। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी 10,000 शेयर्स को रीइश्यू किया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए, 4 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब आपने 6 रुपए में इश्यू किया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 6 इंटू 10,000, ये आ गया 6 इंटू 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का, 4 रुपीज का। डिस्काउंट की जगह आपको अकाउंट कौन सा लिखना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। 2 में आ गया शेयर कैपिटल 10 इंटू 10,000। उसके बाद में आपने 10,000 जो शेयर्स थे, फॉरफिट टोटल हुए 20,000, जिसमें से 10,000 को आपने रीइश्यू कर दिया, तो उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा पड़ा है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो टोटल फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा डाला था हमने, देखो 40,000 डाला था। ये कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में डाला था, ऊपर देखते हैं, 20,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, जिसके अंदर 10,000 को रीइश्यू किया है। तो इनके फॉरफिचर की एंट्री कहां है, ये री बी नंबर पॉइंट में 1,40,000 रुपए डाले हैं हमने फॉरफिचर अकाउंट में। ये कितने शेयर्स के अकॉर्डिंग है, 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, यानी इसमें 70,000 और 70,000, ये 10,000 शेयर्स पे 70,000 रुपीज है, और ये बाकी के 10,000 शेयर्स पे, इनको हमने फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू नहीं किया, इनको रीइश्यू कर दिया। तो अब जो रीइश्यू कर दिए उनका पड़ा कितना है फॉरफिचर अकाउंट में, 70,000, और डिस्काउंट में यूज कितना हो गया, 40,000, जितना बच गया वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 30,000 30,000। एक बार रिपीट करवा देती हूँ ये वाला कैसे आया, देखो 20,000 शेयर्स टोटल फॉरफिट हुए थे, जिनके रिस्पेक्ट में हमारे पास में फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट है, 1,40,000। ये 1,40,000 है टोटल 20,000 शेयर पे, जबकि हमने री इशू केवल 10,000 ही किए हैं। तो जो 10,000 री इशू किए हैं उनकी रिस्पेक्ट में इसमें कितनी अमाउंट होगी, इसकी आधी, यानी कि 70,000। अब उस 70,000 वाले में से आपने डिस्काउंट कितने रुपीस का दे दिया, 40,000 का, तो बाकी का बचा हुआ आप डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। यहां आ गया 30,000। एनी डाउट? नाउ थर्ड पार्ट, परफेक्ट। थर्ड पार्ट है केपी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 15,000 शेयर्स जो 15 रुपए के थे, जिनके ऊपर 5 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है। क्या क्या पे नहीं किया, अब देखो यहां आ गया नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, प्रीमियम को पे नहीं किया तो प्रीमियम एंट्री में आएगा। और उसने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की और फाइनल कॉल भी पे नहीं की। और 15,000 शेयर्स में से जिनको फॉरफिट किया गया था, री इशू कितने हुए हैं, 10,000 शेयर्स को री इशू किया गया है एट द रेट ₹14। तो ये बताओ कि ये री इशू हुआ है, क्या ये एट पार है, एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है? वेटिंग फॉर यू, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए
कि री इशू एट पार है, एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है? प्रीमियम, वेरी गुड। तो री इशू जब प्रीमियम में होता है तो हमें शेयर फोरफीटेड अकाउंट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल ये देखना होता है कि जब री इशू डिस्काउंट पे होता है तो वो डिस्काउंट की वैल्यू उससे ज्यादा ना हो जाए जितना शेयर फोरफीटेड अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो आपका झंझट सब खत्म हो चुका है, केवल बेसिक एंट्री करनी है जैसे हमने बेसिक फोरफीचर की एंट्रीज को देखा था। 15,000 इक्विटी शेयर कॉल्ड अप वैल्यू से आप डेबिट कर दो। कॉल्ड अप कितना हो गया? सारा पैसा मंगवा लिया, 10 रुपीज से होगा, प्रीमियम नहीं लेना है। तो 15,000 इंटू 10, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 10, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 इंटू 5 और 2 कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर यानी उसने कौन कौन सी पे नहीं की थी? अलॉटमेंट पे नहीं की 8 रुपीज की, तो और फाइनल कॉल पे नहीं की 5 रुपीज की, यानी 13। 15,000 इंटू 13, लेट मी चेक दिस अमाउंट, सही है 1,95,000 और ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से 30,000। और दूसरी री इशू की एंट्री बिल्कुल सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 4 रुपीज का प्रीमियम है और 10 रुपीज का बेसिक शेयर कैपिटल हो जाएगा और बैंक में पैसे आ रहे हैं 14 रुपीज के अकॉर्डिंग। और लास्ट में जितना भी फोरफीटेड अकाउंट का पैसा है, देखो कितना है, क्रेडिट किया 30,000 से, डेबिट हुआ ही नहीं क्योंकि री इशू डिस्काउंट पे नहीं था, तो ये 30,000 हो गया। और इसने यहां पे एंट्री की है इस 15,000 में से आपने 15,000 के बराबर कितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है? 30,000, पर री इशू कितने किए हैं? केवल 10,000। तो 10,000 के लिए ये वैल्यू कितनी होगी? ये निकलता है ऐसे, 10,000 के लिए हमने निकालना है, 15,000 के लिए है 30,000, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 20,000। और ये 20,000 आपका चला गया इसके अंदर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। किन के ऊपर होता है ये? जो बच गए आपके बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 10,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड, मतलब 15,000 थे जिसमें से जो री इशू हो गए उन पे आएगा कैपिटल प्रॉफिट। और री इशू कितने हुए थे? 10,000, उनके रिस्पेक्ट में जो भी प्रॉफिट आया वो हमने डाल दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसके आगे चाहो तो आप लिख लो 10,000 शेयर्स पे निकाला है, 15,000 पे है आपका 30,000, ये लिखोगे तो ये तब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर निकालने। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब आप निकालें अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 12 मॉड्यूल का। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 है और इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी समरी बनाते हैं। क्या किया है? फॉरफिट किए हैं 500 इक्विटी शेयर्स को फुली कॉल्ड अप और इनको इशू किया गया था प्रीमियम पे, यानी कि जो 500 इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे 10 + 2 रुपीज में, उनको फॉरफिट कर लिया गया है। एप्लीकेशन पे कितना था? 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया कि प्रीमियम किस में इंक्लूड करना है, तो आपको इम्प्लाइड हमेशा अलॉटमेंट में लेना है। यहां हो जाएगा अलॉटमेंट 3 + 2, फिर कॉल, फर्स्ट ही कॉल फाइनल कॉल है तो ये हो जाएगा 5। हो गया टैली, 10 + 2 कंप्लीट। अब उसने क्या क्या पे किया है? ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। ओनली एप्लीकेशन मनी पे की है
और एक दूसरा शेयर होल्डर है क्या? नहीं है। बस इसके पहले फोरफीचर की एंट्री करते हैं। फोरफीचर की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? कॉल्ड अप अमाउंट से, और कॉल्ड अप अमाउंट में हम लेंगे 10 इंटू 500 दैट इज 5000। अब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं पे किया क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है, तो 2 रुपीज का प्रीमियम है क्या? हाँ, 2 रुपीज का प्रीमियम 500 शेयर्स पे हो जाएगा डेबिट 1000 से। और फिर उसने क्या क्या पे नहीं किया, उसके अंदर आ जाएगा अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट? 5 इंटू 500 लिखा है यहाँ पे, 5 इंटू 500, और फाइनल कॉल पे भी 5 इंटू 500 2500, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर से आ गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1000। अब ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में है? 500 इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में है। अब री इशू कितने हुए हैं? केवल 300 शेयर री इशू हुए हैं। तो पहले ये अमाउंट देखो कि यहाँ 300 शेयर के लिए कितनी अमाउंट बनती है। 300 के लिए निकालनी है, 500 के लिए दी गई है, 1000 दी गई है, तो ये आ जाएगा 600 रुपीज। अब आप री इशू खेलो। री इशू क्या बोला इसने? 300 शेयर्स को री इशू किया है 9 रुपी में, यानी कि डिस्काउंट में री इशू हो गए। तो डिस्काउंट में री इशू होते हैं तो जर्नल एंट्री में आपको डिस्काउंट वाली अमाउंट को डालना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। 1 रुपी का डिस्काउंट है 300 शेयर्स पे, तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट आ जाएगा 300 रुपीज से। बैंक में कितना पैसा आया? 300 इंटू 9, और 2 में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ है, तो आपके पास 300 शेयर्स के रिस्पेक्ट में अमाउंट इतनी है 600, और आपने डिस्काउंट में दे दिए हैं कितने रुपीज? 300। तो बाकी का बचा हुआ आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में, तो ये आ जाएगा 600 माइनस 300, तो ये आंसर में आ जाएगा फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300। आपको इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज का ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, कि जब शेयर री इशू हो रहे हैं, पहले फॉरफीचर हुआ और री इशू हो रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू सेम है कि हमने 500 शेयर को फॉरफिट किया और सारे के सारे री इशू कर दिए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर फॉरफीचर ज्यादा का हुआ है और री इशू कुछ ही अमाउंट कर रहे हैं हम, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है इसका रोल आ जाएगा, और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट निकालते वक्त ध्यान रखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 डन। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 13। नंबर में क्या बोला है? प्रियंका इंडस्ट्रीज हैज एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। समरी बनाते हैं। इस इलस्ट्रेशन में पहले ये देखो आपको चाहिए क्या क्या, इसमें पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा क्योंकि ये आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांग रहा है, उसके अलावा आपसे मांग रहा है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखेगी एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इसमें हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। वैसे इससे रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर है कि कंपनी के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, पर यहां जो छोटा सा पार्ट है वो यहीं देखेंगे। तो बनाते हैं समरी। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? जर्नल एंट्री में ऑथराइज्ड कैपिटल का काम नहीं होता, लेकिन बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए हमें ऑथराइज्ड कैपिटल की वैल्यू चाहिएगी, इसीलिए लिख लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल है ₹2 लाख। उसके बाद में इश्यूड कितने किए? 600 शेयर्स इशू किए मशीन के बदले में। तो ये आपका आ गया केस इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला, ठीक है। और उसके अलावा 800 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, जिसके अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹50 पर शेयर वाज कॉल्ड, पेएबल ऑन 20 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद में देखो एक सेकेंड, 10 ऑन अलॉटमेंट,
और क्या है 10 ऑन फर्स्ट कॉल और 10 ही ऑन सेकंड कॉल। ये है 800 शेयर्स पे हमने किस तरीके से पैसे मंगवाए हैं। और फिर मिले किस तरीके से, 600 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने जितना पैसा मंगवाया सारा दे दिया। यानी इसके आगे लिखो इन्होंने क्या क्या पे कर दिया, एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे की, फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी। फिर बाकी सेकंड लाइन में दिया है 125 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 रुपीज पर शेयर दिया है। यानी क्या क्या दे दिया होगा, 20 की एप्लीकेशन दे दी होगी, 10 की अलॉटमेंट दे दी होगी और फर्स्ट कॉल दे दी हो गई, 40 हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन दी है इन्होंने, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल दी है। उसके बाद 50 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल 30 रुपी पर शेयर दिया है। यानी 30 रुपी पर शेयर दिया है तो उन्होंने क्या क्या दे दिया होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, हो गया 30। तो इनके आगे लिखो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी। और 25 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल 20 रुपीज दिए हैं। यानी कि क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी, ओनली एप्लीकेशन दी है इन्होंने। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा सारी एंट्रीज को कंप्लीट करने में कि 600 शेयर्स ने ये दिया है, ऐसा आप लिख के रखिएगा। अब क्वेश्चन रीडिंग कंप्लीट। आगे क्या बोल रहा है, डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिए 75 शेयर्स जिनके ऊपर लेस देन 40 रुपी पे किया गया है। तो लेस देन 40 रुपी किन किन के ऊपर पे किया गया है, इस पे और इस पे। यानी कितने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 75। वो ये दोनों हैं जो जिनका फॉरफीचर हो गया। आगे जाके जो ग्रीन से मार्क किए हैं वो है फॉरफीचर वाले। अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो पहले आपने जो मशीन के लिए 600 शेयर्स इशू किए हैं उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। मशीन आई आपके पास, मशीन अकाउंट डेबिट। अब इसकी अमाउंट नहीं दी है तो 600 शेयर्स की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे 60,000। टू मशीन ली किससे है, जेड लिमिटेड से, तो टू में आ गया जेड लिमिटेड। फिर जेड लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। ये तो हो गया आपका मशीन के रिस्पेक्ट में जो शेयर्स इशू हुए हैं उनकी जर्नल एंट्रीज। फिर स्टार्ट होता है जो 800 शेयर्स हमने पब्लिक में इशू किए हैं उनकी जर्नल एंट्रीज। तो पहले एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास आएगी और एप्लीकेशन आपको सभी ने दी है, ऐसा कोई नहीं है जिसने एप्लीकेशन मनी पे ना की हो। ये देखो यहाँ पर भी सभी में आ रहा है एप्लीकेशन। तो इसकी आपको बैंक में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 800 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिली है, कितने रुपीज के अकॉर्डिंग मिली है, 20 रुपीज के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 800 शेयर्स पे आ गई इसकी वैल्यू। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी ऐसे हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए देखेंगे अलॉटमेंट है कितने रुपीज की, 10 रुपीज ऑन 800 शेयर्स। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 या 10 इंटू 800। अब अलॉटमेंट पे की है, क्या सभी ने अलॉटमेंट पे की है या ऐसा कोई है जिसने नहीं पे की। तो अब हम इस चार्ट से देखेंगे, यहां हमें दिख रहा है ये प्लेस खाली है, यानी ये 25 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है। तो अलॉटमेंट पे आने थे 8000, लेकिन 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई है तो वो माइनस हो जाएंगे। आपके पास में कितने पैसे आए अलॉटमेंट पे, 7750। लेट्स चेक। ये देखो बैंक अकाउंट किया डेबिट और इसने बोला कि जो 250 रुपीज नहीं आए उसने डाल दिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। टू में अलॉटमेंट 8000, इसको थोड़ा नीचे लिख लो, ये मिस प्रिंटिंग है, ये 8000 यहां आएगा। डन। फिर शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल थी 10 रुपीज की, 10 रुपीज की 800 शेयर्स पे ड्यू कर दी। और रिसीव करते वक्त देखेंगे कि किसने नहीं दी फर्स्ट कॉल। तो चलो ऊपर देखते हैं यहाँ पे कि किसने नहीं दी है फर्स्ट कॉल।
फर्स्ट कॉल एक तो आपका ये वाला बॉक्स खाली है, यहां नहीं है फर्स्ट कॉल, और बाकी सब जगह है, एक यहां नहीं है और एक यहां नहीं है, यानी कि 50 शेयर्स और 25 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। टोटल हो गए आपके 75 शेयर्स जिन पे आपको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 750। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 7250 कैसे आया, 8000 माइनस 750, और ये 750 कॉल्स इन अरियर 2 के अंदर आपके आ गया 8000 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां भी मिस प्रिंटिंग है, ये नीचे आएगा। फिर करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू, वही 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 800 शेयर्स पे ड्यू कर देंगे, और पेमेंट किस किसने नहीं की देखते हैं। एक तो ये 25 शेयर्स ने सेकंड कॉल नहीं दी, फिर 50 शेयर्स ने भी सेकंड कॉल नहीं दी, और 125 शेयर्स ने भी सेकंड कॉल नहीं दी। तो कितने हो गए टोटल, 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल के 10 रुपीज नहीं मिले, तो हमें टोटल 2000 रुपीज कॉल्स इन अरियर में डालने हैं। तो ये डल गया आपका कॉल्स इन अरियर में 2000, बैंक में आए 6000, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये 8000 नीचे। अब हमने सारे शेयर्स की सारी इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री कर दी। अब ऊपर उसने बोला था कि वो 75 शेयर्स को उसने फोरफिट किया है, तो फोरफीचर के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 75 शेयर्स पे कॉल्ड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग। कितनी है कॉल्ड अप वैल्यू देखते हैं, 75 शेयर्स के ऊपर आपने मंगवा लिए हैं 50 रुपीज। तो ये आ गया 3750। 2 में कॉल्स इन अरियर, तो उन लोगों ने क्या क्या पे नहीं किया था, इनमें से ये वाले जो 2 शेयर होल्डर्स है, ये वाले, इन्होंने क्या क्या पे नहीं किया है, इनके कॉल्स इन अरियर की अमाउंट देखते हैं। ये 50 शेयर होल्डर्स वालों ने तो पे नहीं किया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, और 25 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। तो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी 1750 रुपए। हम डालते हैं फोरफीचर की एंट्री में कि क्या क्या पे नहीं किया गया, उसमें डालेंगे 2 कॉल्स इन अरियर 1750, और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से शेयर फोरफिटेड अकाउंट। इसमें आपको ये दिखाने की नीड भी नहीं है जो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में दिखाया गया है। अब इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है जब आपको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। पूरा फॉर्मेट अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो उस चैप्टर में देखेंगे। एक बार आप ये देख लो कि शेयर कैपिटल कैसे लिखी। तो शेयर कैपिटल में सबसे ऊपर लिखी गई ऑथराइज्ड कैपिटल, जो हमारे नोट्स में भी हमने ऊपर समरी बनाते वक्त लिख लिया था, 2 लाख रुपीज। फिर आई इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के अंदर आपको अमाउंट कैसे निकालनी है, देखो कितने थे इशू की गई, 600 शेयर्स तो हमने मशीनरी को दिए हैं और 800 शेयर्स हमने पब्लिक में इशू किए हैं। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए इशू, 1400, और कितनी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो आपको इशूड शेयर कैपिटल में डालना है यहाँ पे 1400 इंटू 10 नहीं 100, 1400 इंटू 100 ईच 1,40,000 इशूड कैपिटल आ गई। अब आपकी इसमें आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो हमने मशीन के रिस्पेक्ट में 600 शेयर्स को इशू किया है वो तो आ गया पूरा 600 इंटू 100 60,000। अब जो ये दूसरी वाली आपको कैसे निकालनी है अमाउंट, तो इसको देखते हैं।
अपना कैलकुलेटर उठाइए और जर्नल एंट्रीज पे जाइए। आपने आज ये जर्नल एंट्रीज की है, तो इसके अंदर शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ अकाउंट आया है उसको ऐड करेंगे। पहले आया है शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से क्रेडिट हुआ, ये हमने अलग से लिख ही लिया तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट आ रहा है यहाँ पे 16,000 से, कैलकुलेटर पे लिखिए 16,000 और प्लस दबा दीजिए। फिर आया है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 8,000 से, तो ऐड कर दो 8,000। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ भी 8,000 से ऐड हो गया। फिर नीचे चलते हैं इसके अंदर, और कहाँ है, इसमें भी 8,000 से आया शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर से 8,000 ऐड करो। अब देखो यहाँ हो गया डेबिट, यानी कि आपको 3750 लेस करना है, तो आपके पास अमाउंट आ रही होगी 36,250। हमने क्या किया, जहां जहां शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया वो ऐड कर दिया, जब डेबिट किया उसको लेस कर दिया, तो ये अमाउंट आपके पास आई 36,250। अब देखते हैं क्या ये यही अमाउंट है, तो आपका हो गया। अगर आपको लर्न करने के लिए लिखना है तो ये वाले शेयर्स तो है मशीनरी वाले, और यहां आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में प्लस और माइनस करके अमाउंट निकालनी है। फिर करेंगे लेस कॉल्स अनपेड। अनपेड मतलब कॉल्स इन अरियर। अब ऊपर फिर से जर्नल एंट्रीज में जाओ और देखो कि आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को कहां कहां डेबिट किया है, उसे ऐड कर दो। अगर कहीं क्रेडिट किया है तो उसे लेस कर दो। तो कहां कहां किया है देखते हैं। कॉल्स इन अरियर कहां दिख रहा है आपको, एक तो हमें दिख रहा है जर्नल एंट्री नंबर दिस 250 से डेबिट हुआ है, ऐड करो। और 750 से डेबिट हुआ है, इसको भी ऐड करो। और नीचे चलते हैं, 2000 से डेबिट हो गया है, यहाँ पे ऐड कर दो। फिर और किसी एंट्री में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट किया है, यानी ये लेस हो जाएंगे 1750। तो आपके पास अमाउंट फाइनल आएगी 1250 रुपए। अब देखो बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंट किया गया है उसे, क्या 1250 है या नहीं है। तो ये आ गया आपका लेस कॉल्स अनपेड 1250। ठीक है, क्या क्या किया हमने सब्सक्राइब कैपिटल निकालने के लिए, पहले कैपिटल लिखी, उसमें से कॉल्स इन अरियर लेस किया। अब ऐड करेंगे फोर फीचर्ड अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी जर्नल एंट्री से पता लगाएंगे। वो केवल एक ही जगह आया है, ये है आपका फोर फीचर्ड शेयर अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आया था 2,000 रुपीज। तो इसको कर दीजिए नीचे ऐड 2,000। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 97,000। कौन से केस में, सब्सक्राइब कैपिटल के केस में। ये तो लिख लिया आपने कैपिटल बनाना। अब जब कंपनी के पास मशीन आई है तो वो उस मशीन को कहां प्रेजेंट करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर या एसेट साइड में मशीनरी प्रेजेंट की जाती है, वो 60,000 इसने यहां लिख दी है। और उसने क्या किया, जहां जहां बैंक की एंट्रीज है आपके जर्नल एंट्री सेक्शन में, जहां जहां बैंक है, जहां बैंक डेबिट हो रहा है उसको ऐड किया, जहां क्रेडिट हो रहा है उसको लेस किया, और लास्ट में आपके पास बैंक बैलेंस आएगा, वो चाहे आप टैली कर लीजिएगा 37,000 ही आएगा, वो लिख देगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। अब प्रॉपर ये तो नोट्स टू अकाउंट्स थे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं, जिसमें पहले कंपनी ने प्रेजेंट की शेयर कैपिटल, जिसका हमने नोट नंबर 1 से अमाउंट निकालना सीखा। फिर क्या कर रही है कंपनी, टोटल लगा दिया लायबिलिटी साइड का। फिर आई एसेट साइड, जिसमें टैंजिबल एसेट्स में मशीनरी और कैश, और ये भी टोटल आ गया 97,000, और आपका टोटल मैच हो गया। इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में अभी कोई डाउट है तो अभी के अभी मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, वरना आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, ओके।
So let's move to illustration number 14. देखिए क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 14। एसओएस लिमिटेड कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है कंपनी? 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। फिर एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स के लिए हुई? कंपनी को 9000 शेयर्स के लिए। तो कौन सा केस आ गया? कंपनी इशू करना चाहती है 6000 शेयर्स, एप्लीकेशन मिली है 9000 शेयर्स के लिए। तो ये केस है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जिसके अंदर हमने की थी प्रो राटा अलॉटमेंट, और वो वाला आपके यहाँ काम आएगा कंसेप्ट। तो देखते हैं कंपनी ने कैसे शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट किए हैं। तो कंपनी ने क्या किया है, 7500 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको दे दिए सारे के सारे प्रो राटा अलॉटमेंट में टू 7500। कितने देने थे? 6000, यानी कि 7500 को दे दिए 6000। तो बाकी कितने बचे? टोटल 9000 ने अप्लाई किया था, यानी कि बाकी बचे आपके 1500, उनको दे दिए 0। मैच हो गया, इन्होंने अप्लाई किया है, इतने हमने दिए हैं। अब इससे बन जाएगी टेबल, लेकिन आपको टेबल बनाने से पहले ये चीज देखनी है कि एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर अप्लाई टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी आप अमाउंट को अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में लिखा है कोई 100 शेयर्स थे किसी के पास, वो है डी, और वो उन्होंने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट ही पे नहीं की, और उसके बाद में फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, और उनके फॉरफीचर हो गया उनके शेयर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, यानी उसने प्रीमियम नहीं पे किया, तो हमें फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज में एप्लीकेशन वाली एंट्रीज तो सिंपली हो जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट में जाके उसने पे नहीं किया, तो अलॉटमेंट की अमाउंट निकालते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में इसमें बोला होगा कि आपको बैंक वाली एंट्रीज को साथ में करना है या कैश बुक अलग से बनानी है। देखो यहाँ दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ये आपकी मर्जी है, आपका मॉड्यूल ऐसा सॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं। पर अगर स्पेशली मेंशन किया गया हो कि आपको कैश वाली एंट्रीज जो है वो अलग अकाउंट में करनी है, तब आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसको एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले होंगे। टेबल बनाओ पहले प्रो राटा अलॉटमेंट वाली। कैसे बनती थी टेबल? 7500 को दिए 6000, 1500 को दिए 0, अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए के अकॉर्डिंग मिली है एप्लीकेशन मनी? ₹2 के अकॉर्डिंग। तो कितनी मिली होगी? 7500 इंटू 2 15,000, 1500 इंटू 2 3000। और असल में एप्लीकेशन बनती कितनी है? 6000 इंटू 2 12,000। यहाँ नहीं बनती। अलॉटमेंट कितने की है? ₹5 की। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा रुपीस कितने हैं? 15,000 मिले हैं, 12,000 हमने एप्लीकेशन पे लगा दिए, तो बाकी के बचे 3,000 हम अलॉटमेंट में डाल देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट में इतनी जगह है या नहीं है। वो कैसे पता लगता है? 6000 इंटू 5, अलॉटमेंट में तो बहुत सारी जगह है, तो 3000 तो एडजस्ट हो ही जाएगा। बाकी का बचा पैसा रिफंड कर देंगे, तो रिफंड में यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, इनको हम ये 3000 रिफंड कर देते हैं। ये आपकी बन गई टेबल। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई? 18,000। उसको हमने एप्लीकेशन में इतना लगा दिया, अलॉटमेंट में इतना एडजस्ट कर दिया, और बाकी का बैंक से रिफंड कर दिया। इस टेबल से करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। रिफंड वाली अमाउंट ये देखिए, ये 3000 रिफंड वाली अमाउंट यहाँ लिखी। उसके अलावा ये 18,000 आपको जो रिसीव हुए शुरू में वो लिख दिए।
और बाकी दूसरी जर्नल एंट्रीज में कैसे आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन, अब इसने अलग अलग करके लिखी है, ये एंट्रीज को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में डाले 12,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए 3,000। ये तो थी एप्लीकेशन तक की बात। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हमने ड्यू करनी है, और शेयर्स कितने हैं 6,000, तो ये आ गया आपका 30,000, जिसके अंदर कैपिटल है 3 इंटू 6,000, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 इंटू 6,000। तो आपकी ड्यू करने की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब बैंक में रिसीव होगा, तो रिसीव करने से पहले आप ये चीज देख लो कि कोई ऐसा है जिसने पे नहीं किया हो, तो ऊपर जाके देखते हैं। इसने बोला डी नाम का शेयर होल्डर जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। पर ये देखेंगे कि डी को हमने 100 अलॉट किए, डी ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, जब 7500 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया था तो उसको हम 6,000 देते थे। तो अगर डी को 100 मिले हैं तो डी ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, डी को 100 मिले हैं, 6,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 100 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 7500, यानी 125 शेयर के लिए डी ने अप्लाई किया होगा। तो जब डी ने अप्लाई किया होगा 125 शेयर के लिए, तो उसने एप्लीकेशन मनी भी भेजी होगी साथ में। एप्लीकेशन मनी उसने भेजी है 2 रुपए के हिसाब से, 250 रुपए भेजे होंगे, लेकिन हमने उसको 100 ही शेयर अलॉट किए, तो उसकी एप्लीकेशन मनी बनती कितने की थी, 200 रुपीज की। तो यानी डी ने शुरू में ही एक्स्ट्रा पेमेंट की थी 50 रुपीज की, जो हमने उसकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए होंगे। तो अब जब डी से अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे हैं 100 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से, तो क्या मैं ऐसा कह दूंगी कि उसने 500 के 500 नहीं दिए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में 50 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए। तो अब उसने टोटल दिए कितने नहीं, कितने बकाया है उसके 450। ये अमाउंट निकालना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको देखना है डी टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड। जब भी प्रोराटा का केस हो तो आपको ये देखना है कि जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है उसको कितने अलॉट किए गए हैं। इसका मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए कि उसने अप्लाई इतने के लिए किया होगा, तब उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा जो हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया होगा। तो आपकी इसमें अमाउंट आ जाती है, कहाँ आएगी इसमें अमाउंट, ये देखो 450 कॉल्स इन अरियर। कितने का माना है अलॉटमेंट नहीं पे किया, 500 माइनस 50, 450। अलॉटमेंट तक का हिसाब हो गया। अब करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। तो ड्यू करने के लिए 6,000 इंटू 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, तो आप डाल दीजिए यहां पे, नीचे वाले में डालना है, फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में लिखिए 3 इंटू 6,000। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं पे की ये देखते हैं। आपको ऊपर वाली टेबल से पता चल गया होगा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा शेयर्स वाला पैसा एडजस्ट किया गया था वो केवल अलॉटमेंट तक था, इससे आगे हमने फर्स्ट कॉल पे किसी का पैसा एडजस्ट नहीं किया। तो अगर किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की तो वो पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर बन जाएगा, उसमें कुछ भी देखने का कोई चांस नहीं है, ना ही कोई जरूरत है। तो किस किस ने पे नहीं किया ये देखते हैं क्वेश्चन की समरी में। एक तो यही जो डी है जिसको हमने 100 शेयर्स दिए थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और कौन है, दूसरा शेयर होल्डर है जेड। जेड के पास में 200 शेयर्स है, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी, यानी उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो कितने शेयर्स पे टोटल फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 300 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज की, तो कॉल्स इन अरियर आ गया आपका 900 रुपीज। लेट्स चेक, ये देखिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 900। यहां तक का काम हो गया। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने डी के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी,
अब उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफिट करेंगे 100 शेयर्स को, इनटू करते हैं हम कॉल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी? अब देखो, अब यहाँ गलती से भी 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि आपने अभी तक सेकंड कॉल मंगवाई नहीं है, उससे पहले ही फॉरफीचर हो रहा है। तो 2 रुपीज की सेकंड कॉल पेंडिंग है, यानी कि 10 - 2, अभी कॉल्ड अप कितना हो चुका है? 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग आप करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 से। फिर इस पर्सन ने क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं की थी, यानी प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 × 2, ये आ जाएगा आपका 200। उसके बाद में 2 कॉल्स इन अरियर, उसने कितने पैसे नहीं दिए ये देखते हैं। तो उसने एक तो 450 अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ये अमाउंट निकाली हुई है यहाँ पे, और उसने क्या नहीं दिया? उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो टोटल उसने 750 रुपीज नहीं दिए, जो आपके आ गए 2 कॉल्स इन अरियर 750, और बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ गया फॉरफीचर शेयर अकाउंट 250। डन ये एंट्री, फर्स्ट कॉल तक का सारा हिसाब हो गया। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि 100 शेयर्स तो कैंसिल हो चुके हैं, ये 100 शेयर्स खत्म हो गए, क्या आप इन पे सेकंड कॉल मंगवाओगे? नहीं मंगवाओगे। तो टोटल शेयर्स 6000 थे, टोटल शेयर्स 6000 थे, जिसमें से 100 कैंसिल हो गए, बचे आपके पास 5900, उनके ऊपर आप 2 रुपए के हिसाब से मंगवा रहे हैं सेकंड कॉल, जिसकी अमाउंट आपके पास आएगी 11800। तो सेकंड कॉल ड्यू की है हमने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 11800। ठीक है, अब इसके अंदर किसने पैसा नहीं दिया था? एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की होगी, तो 400 आपका आ जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, और फिर इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए। तो अब इसके शेयर्स फॉरफिट होंगे तब आपको क्या करना है? सारा का सारा पैसा कॉल हो चुका है, इसीलिए अब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट करते वक्त डेबिट। 2 कॉल्स इन अरियर, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उसने सेकंड कॉल नहीं पे की, दोनों कॉल्स के कितना टोटल हो गया? सेकंड कॉल है आपकी 2 रुपीज की, फर्स्ट कॉल है आपकी 3 रुपीज की, यानी उसने 5 रुपी पर शेयर के अकॉर्डिंग 1000 रुपी पे नहीं किए, और बैलेंसिंग फिगर से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आ गया 1000। ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। नहीं हुआ है कंप्लीट क्योंकि इस क्वेश्चन में री इशू भी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है री इशू का। पहले ये बताओ किस किस के शेयर फॉरफिट हुए हैं? एक तो डी है जिसके 100 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, उसके फॉरफिचर अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है? देखो, डी के फॉरफिचर अकाउंट में हमारे पास में कितना पैसा है? 750 नहीं, कितना है? 250, ये आया था बैलेंसिंग फिगर से। इसके फॉरफिचर अकाउंट में हमारे पास 250 रुपीज है। उसके बाद हमने एक और शेयर होल्डर था जिसके शेयर्स फॉरफिट किए, और इसके अकाउंट में है 1200 शेयर्स फॉरफिट किए, और इसके अकाउंट में रुपीज है 1000। अब री इशू कितने किए वो देखते हैं। टोटल 300 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स वर सोल्ड टू सी। कितने शेयर्स री इशू हो गए? 200, जिसमें से आपने कैसे री इशू किए हैं? 8.5 रुपए में दे दिया 10 रुपए का शेयर, यानी आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और कितने रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है आपके पास? 1.5 रुपीज, 1.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट में आपने शेयर इशू किया है, री इशू किया है। तो अब क्या माने कि कौन से शेयर री इशू हुए होंगे? तो क्योंकि डी के शेयर पहले फॉरफिट हो गए 100 शेयर्स, तो री इशू कैटेगरी में ये 100 के 100 तो पूरे के पूरे री इशू हो गए, और इन 200 में से केवल 100 शेयर री इशू हुए हैं, क्योंकि टोटल री इशू आपका 200 शेयर्स का हुआ है। तो अब आपको करना क्या है? पहले री इशू की एंट्री करनी है, जिसके अंदर आपको 200 × 8.5 के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। कहाँ है वो एंट्रीज? बैंक वाले कॉलम में मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने कैश बुक भी बनाई है। तो करो इसके अंदर 8.5 × 200, ये आ गया आपका 1700 री इशू में अमाउंट आई बैंक में। अब ये अमाउंट निकालने के बाद में
आपने किया होगा, डिस्काउंट है क्योंकि, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया होगा कितने से, 1.5 रुपए के हिसाब से 200 शेयर पे। तो ये अकाउंट आपका ये रहा, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 रुपीज के अकॉर्डिंग 200 शेयर्स पे डिस्काउंट दिया गया है, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब री इशू के बाद जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनका फॉरफीचर अकाउंट तो पूरा का पूरा खत्म हो गया क्योंकि ये सारे के सारे री इशू हो गए। इसमें से आपका सारा री इशू नहीं हुआ है, तो इसमें से कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, केवल 100। तो आपको इसका बैलेंस कितना बनता है 100 शेयर्स का, 500। और इस 500 में से डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने, 1.5 शेयर्स के अकॉर्डिंग आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक हुई है कहीं, देखते हैं कहाँ है। देखो ऊपर जाके 200 शेयर्स को आपने री इशू किया है। री इशू में 100 शेयर्स वो वाले कंप्लीट के कंप्लीट री इशू हो गए जो डी वाले थे, और जो नेक्स्ट 200 थे उसमें से 100 ही री इशू हुए हैं। तो पूरा बैलेंस देखते हैं फॉरफीचर अकाउंट का। एक तो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है 250 से, और ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1000 से। डेबिट हुआ है कहीं, यहाँ डेबिट हुआ है 300 से। तो बाकी का बचा कितना, इस 1000 में से आपको लेने हैं 500। सो 500 प्लस 250 माइनस 300। देखो कैसे आएगी ये वाली अमाउंट, डी वाले शेयर्स में कितना बैलेंस है आपके पास, 250। सारे के सारे री इशू हो गए, तो ये वाला चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और दूसरे वाले में आपके पास में बैलेंस था 1000, पर वो 200 शेयर्स के लिए था। 100 शेयर्स के लिए बैलेंस कितना है, 500। इसमें से आपने डिस्काउंट दे दिया 300 का, तो आपके पास में बचा 200। ये 200 और ये 250 ये आपके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, तो टोटल हो गया आपका 450। कहां से आया ये 250, डी वाले शेयर्स जो थे वो सारे के सारे री इशू हो गए। जब भी कोई शेयर्स टोटल री इशू हो जाते हैं तो उसमें बचा हुआ फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस 250 में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और दूसरे वाले जो 200 शेयर्स थे उनके ऊपर आपके पास अमाउंट है 1000, उसके आधे शेयर्स री इशू हुए हैं, तो आधे की अमाउंट हो जाएगी 500, जिसमें से आपने डिस्काउंट दे दिया 300 का, तो वो प्रॉफिट हो गया 200 वाला, ये चला जाएगा यहाँ पे। तो टोटल आ गया आपका 450। ये अमाउंट इसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपीट चाहिए, ओके। तो अब अपने देखेंगे, हमारा हो चुका है इलिस्ट्रेशन नंबर, ये लास्ट कौन सा किया है हमने, 14 नंबर इलिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद में कुछ इलिस्ट्रेशन और देखेंगे आज की डेट में ही। हमने कर ली है क्वेश्चन आपके इलिस्ट्रेशन मॉड्यूल के 14 तक। ब्रेक से पहले लास्ट हमने किया है इलिस्ट्रेशन नंबर 14, और अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इलस्ट्रेशन 14 से कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, तो आपको इसे होमवर्क में ट्राई करके आना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको डाउट ही नहीं आएंगे, क्योंकि मैं करवाती रहूंगी तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है। इसीलिए खुद ट्राई कीजिएगा इसको 15 नंबर को घर पे, और इसमें अगर कोई डाउट आए तो कल पूछिएगा। उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं हम यहाँ पे।
16th नंबर आपके लिए होमवर्क है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस है ये कल अगर नहीं हो तो कल आप मेरे को आते ही बताएंगे, फिर हम इन्हें क्लास में डिस्कस करेंगे। और बताना है आपको, 16th नंबर करवाना है, सही। उसके बाद में 19 नंबर हमने आज की क्लास की स्टार्टिंग में कर लिया, इस पे भी टिक कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन ये भी आप देख सकते हैं होमवर्क में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट। कल हम करेंगे, आपको अगर होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वो, और 16 में करेक्शन, और ये 21 नंबर क्वेश्चन आपका इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं सब कंटेन करता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको काफी कुछ करवा दिया है, आज इसको नहीं उठाएंगे, कल इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा जितना हमने अब तक पढ़ा है। अब करते हैं नया कंसेप्ट, बिल्कुल इजी सा आपका अगला कंसेप्ट है। आपने आईपीओ तो सुना होगा, पर क्या एफपीओ सुना है क्या होता है? देखो, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है पब्लिक में, तब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, यानी व्हेन कंपनी सीक्स टू रेज कैपिटल वाया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। लेकिन एफपीओ क्या है? एफपीओ में पब्लिक ही आगे ट्रांजैक्शन करती है। कैसे? इसके अंदर अगर हम बेसिक लाइंस देखें तो आईपीओ और एफपीओ की, तो एफपीओ होता है सेकेंडरी ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय शेयर होल्डर्स। जैसे किसी कंपनी ने शुरू में शेयर्स इशू किए, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला और मैंने उन्हें सब्सक्राइब कर लिया, अब मैं अपने शेयर्स आगे किसी और को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो जो मैं किसी कंपनी के शेयर्स आगे किसी और शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रही हूँ वो तो है फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ। और जब मैंने कंपनी से लिए थे तब क्या था? वो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हो सकता है एमसीक्यू के पर्पस से आ जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में राइट इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का राइट इशू, राइट इशू क्या होता है? राइट का मतलब है अधिकार, और किन लोगों को अधिकार दिया गया है, इसमें कंपनी ने क्या किया? राइट इशू का मतलब है जब भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की सोचती है और शेयर इशू करने की सोचती है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनको पहले पूछती है कि क्या आप लेना चाहेंगे। तो क्या होता है राइट इशू? ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है? इन द रेशियो ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मतलब है कि पहले जितने भी शेयर्स आपके पास है उसके रिस्पेक्ट में आपने जितनी अमाउंट पे कर दी, उस हिसाब से कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है कि नए शेयर्स में आप अगर लेना चाहें तो आपको पहले पूछा जा रहा है, वो आपका राइट है, वो होता है राइट इशू। अब राइट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आपका न्यूमेरिकल बनता है। पहले तो जब कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है या राइट इशू करती है, तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, ये भी आपका राइट इशू के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका लगता है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू डिटरमाइन करना है, यानी कि कंपनी ने जब राइट इशू कर दिया उसके बाद कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए ये डिटरमाइन करना है। तो ये एक फॉर्मूले से निकलता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग कितना है आपके पास शेयर्स, उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं
उनकी मार्केट वैल्यू से। अभी जो आपके शेयर्स इशू किए हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस आप कितना नया शेयर्स इशू करने वाले हैं राइट इशू की फॉर्म में, और वो कितने रुपीज में देंगे, ये दोनों चीजें तो आ जाएगी ऊपर। क्या क्या, अभी जो शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और बाद में जो राइट इशू से इशू करने वाले हैं उससे कितना पैसा आएगा वो, और नीचे हम रखेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। ये फॉर्मूला यूज करके आपका कभी भी ये ऊपर जो आपका क्वेश्चन होगा थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, ये कभी गलत नहीं होगा। अब इससे आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 करके बताती हूं। देखो क्या दिया है इसके अंदर, ए कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट इशू। राइट इशू करना चाहती है कंपनी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को करना चाहती है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर की कैपिटल दी गई है 50 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, जब कुछ नहीं दिया होता तो आप फेस वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। हम मान रहे हैं कि उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो वो कितने शेयर्स हैं अभी, 50 लाख डिवाइड बाय 100, तो कितने आ गए, 50,000 शेयर्स है कंपनी के इशू किए हुए अभी। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर्स आ गया 50,000, फिर आपको चाहिए उनका मार्केट प्राइस क्या है। तो देखो क्वेश्चन में कहा दिया गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इज 42 रुपीज। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, 42 रुपीज। अब आपको फॉर्मूले की ये दोनों अमाउंट मिल गई ऊपर वाली। फिर चाहिए राइट इशू, कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर्स द राइट टू बाय 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। जिसके पास में 5 शेयर है, कंपनी ने उसको राइट दिया है कि वो नए 2 शेयर और ले सकता है। तो टोटल शेयर कितने थे, 50,000। तो राइट नए इशू कितने होने वाले हैं, 5 के बदले 2, यानी 20,000 शेयर्स जो है वो राइट इशू होने वाले हैं। कैसे आई ये अमाउंट, कंपनी ने बोला है कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो उसके बदले में 2 नए शेयर मिल जाएंगे आपको, अगर आप लेना चाहें तो, खरीदना चाहें तो। और कितने रुपए में मिलेंगे, क्या प्राइस है राइट इशू का, 11 रुपीज। तो ऊपर वाले आपके न्यूमरेटर की सारी अमाउंट्स आपके पास आ गई। कैसे आई लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। बुक में थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन है पर आप ये वाला भी प्रेफर कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 50,000 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस उनका दिया गया था आपको 42, प्लस राइट इशू कितने हो रहे हैं 20,000, उनका इशू प्राइस 11 रुपीज। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग है 50,000, नए इशू हो रहे हैं 20,000। तो उठाओ कैलकुलेटर और निकाल के बताओ ये अमाउंट कितनी आ रही है। तो आंसर दिया है आपने 33.14 और यही है आपका आंसर। अब आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देख सकते हो और उससे मैच कर सकते हो। थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू पार्ट 1 का इसका आंसर आएगा 33.14 और यही आंसर आया है आपका। अब इसका मतलब क्या है, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर आफ्टर राइट इशू, मतलब कि जब कंपनी ने राइट इशू कर दिया तो उसके बाद कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 33.14। तो राइट की वैल्यू कितनी है, राइट की वैल्यू कितनी है वो कैसे पता चलेगा कि पहले राइट इशू से पहले कंपनी का मार्केट प्राइस था 42 रुपए और राइट इशू के बाद में कंपनी का मार्केट प्राइस, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस है 33.14 जो हमने अभी निकाला। तो वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगी आपके पास में 8.86।
इस तरह के क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ राइट, जिसमें होता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू माइनस थियोरेटिकल प्राइस, जो हमने अभी निकाला था ऊपर वाले पार्ट में, इससे आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। फिर इसने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपकी पहले कितने रुपए की थी? 50 लाख रुपए की दिया था, पहले 50 लाख है शेयर कैपिटल। फिर कंपनी ने 20,000 शेयर और इशू किए 100 रुपए के हिसाब से, तो और उसने एडिशन कितना किया? 20 लाख का, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसमें, वो कैसे निकालेंगे? 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। ये आंसर आएगा आपका 40%, यानी कि कंपनी की कैपिटल पहले के मुकाबले अब 40% बढ़ा दी गई है। करेक्ट आंसर मोहित। तो ये आपका राइट इशू के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है वो हो जाता है इससे। राइट इशू वाला कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 23। राइट इशू में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 23 रीड करके समझा के छोड़ती हूँ, अगर अभी पॉसिबल हुआ करना तो करेंगे, अदरवाइज कल की क्लास में कर लेंगे। एंटी लिमिटेड इशूड कैपिटल ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने फॉरफिट करने की सोची है 100 शेयर्स को, जिनके ऊपर 5 रुपए पे कर दिए गए हैं, ऑन विच 5 रुपीज हैज बीन पेड अप। 5 पे कर दिए गए, यानी अनपेड भी कितने होंगे? 5, टोटल 10 का था, तो आपको तो अनपेड वाली अमाउंट चाहिए होती है, आ गई। फिर उसने वापस इशू करने की सोची 15 रुपीज में, यानी री इशू कर रहा है 15 रुपीज में, यानी प्रीमियम पे री इशू कर रहा है। तो पहले तो फोर फीचर की एंट्रीज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, सारा कॉल कर लिया उसने, 1000 यहाँ आ गया। 2 उसने क्या कितने रुपए का पे नहीं किया? 5 रुपीज। 5 इंटू कितने शेयर्स है? 100। सो 5 इंटू 100, 500 कॉल्स इन अरियर, और बैलेंसिंग फिगर से बाकी का आ गया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। इतना हो गया। फिर उसने री इशू किया प्रीमियम पे, तो री इशू की एंट्रीज हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए? 15, 100 इंटू 15, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 इंटू 5। हो गया। फॉरफिट किए थे आपने 100 शेयर्स, सारे के सारे आपने री इशू कर दिए, तो फॉरफिचर अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कितना है फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस? 500। इसको उठा के डालो कैपिटल रिजर्व में, तो ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है? अब वो कह रहा है कंपनी ने डिसाइड किया राइट इशू करना 1 fully paid up shares for every 4 existing shares held, यानी कि 4 शेयर है तो उसके बदले में 1 शेयर इशू करना कंपनी ने डिसाइड किया है। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम बता दूं आपके मॉड्यूल की, कि शुरू में जब 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से कंपनी 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो अब आप राइट इशू कैलकुलेट करते वक्त ये चीज ध्यान रखते कि कितने शेयर्स बचे हैं? 20,000 माइनस 100, यानी 19,900 शेयर बचे हैं। पर अब आपको जानबूझ के इस क्वेश्चन में री इशू भी दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जब उन शेयर्स को कैंसिल किया था तब 100 शेयर खत्म हो गए थे, लेकिन जब उनको वापस री इशू कर दिया तो अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स है टोटल? पहले 20,000 थे, 100 हमने फॉरफिट किए, वापस से 100 री इशू कर दिए, तो कितने हैं टोटल? 20,000। और इन 20,000 में 4 के बदले 1 शेयर पूछा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी कि नए कितने इशू कर रहे हैं आप? 5,000 शेयर्स। कैसे? राइट इशू के लिए 5,000 शेयर्स को इशू किया। राइट इशू की एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज हो जाएगी। कितने रुपए में दे रहे हैं? 15 रुपए में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 15, 75,000 से एंट्री हो गई। फिर
₹5 का तो प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 5 प्रीमियम में, 5000 इंटू 10 आपका कैपिटल में, और टोटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा इस सेम से। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में आपको, अगर आपको री इशू नहीं दिया होता तो आपको क्या करना चाहिए था, ये आपको पता लगा? री इशू नहीं होते तो आपके पास में जब आप राइट शेयर्स निकालते तो कैलकुलेशन में 20,000 माइनस 100 करके फिर इनको देते 1/4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं वो करके लाने हैं जरूर, ताकि ये टॉपिक यहाँ का यहीं खत्म करके जाएं, हम आगे इसकी डाउट्स ना लेकर जाएं। कल की कल आप कंफर्म करेंगे सभी डाउट्स, और 16 नंबर क्वेश्चन हम कल स्टार्टिंग में देखेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करनी है हमें, इलस्ट्रेशन नंबर 21। फिर आपका इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कुछ ही पार्ट रह जाएगा, बोनस इशू रह जाएगा और ईसॉप रिजर्व्स रह जाएगा। उसके बाद बायबैक और रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके पूरे सिलेबस में मैंने आपको पहले भी कहा था यही पार्ट है जो थोड़ा टेक्निकल है, बाकी सब तो स्पीड में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।